अगर शराबकारी नीति इतनी गलत होती तो सेंटर बंद कर देना उसको, पूरे भारत को नशा मुक्ति फ्री कर दो। मोदी जी बैठे हुए हैं ऊपर, दिल्ली में आदेश गुप्ता जी चिल्ला रहे हैं कि शराबकारी नीति बंद करो बंद करो। अरे आपकी तो सरकार है केंद्र में, पूरे भारत में बैन लगवा दो ना। पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बीजेपी ने मेरे को टिकट दिया, लेकिन वही बीजेपी थी जिसने मुझे चुनाव के एक हफ्ते पहले अमित शाह ने ट्वीट करके कह दिया था कि नरेला वार्ड से हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। पूछना चाहूँगी बीजेपी के नेताओं से जिन्होंने इस कार्यकाल में 5 साल एमसीडी चलाई है, क्या 5 साल में उन्होंने कोई, आदेश गुप्ता खुद मेयर रहे हैं, कोई ऐसी नीति लेके आए? सबसे पहले इनका एजेंडा था कि हम एमसीडी को एक करेंगे, क्यों नहीं करी भाई एक? तुमने एजेंडे में कैसे बनवा दी? फिर इनका एक दूसरा एजेंडा था मैनिफेस्टो में कि हम सेंटर से पैसा लेके आएंगे, तो पैसा क्यों नहीं लेके आए? नई शराब आबकारी नीति की हम बात करें, लोग बहुत नाराज हैं, आपका क्या कहना है? मुझे तो लगता नहीं हमारे वार्ड में कोई नाराज है। आपने देखा होगा कहाँ कौन धरना प्रदर्शन करना है। धरना प्रदर्शन कौन कर रहा है? धरना प्रदर्शन एक पार्टी कर रही है, सिर्फ एक पार्टी, जो एक सिस्टम चला हुआ था शराब माफियाओं का, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, बड़े बड़े नेता उसमें सम्मिलित थे। उन सब लोगों की वो काली कमाई खत्म हो गई है। मैं भ्रष्टाचार, आप अगर किसी व्यक्ति विशेष को लगाओ तो मैं नहीं मानती। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार तो अब आपको दिख रहा है कि एमसीडी की ज़मीन ने कितने सस्ते दामों पर बीजेपी बेचती जा रही, पहले क्यों नहीं बेची? नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्शन इंडिया के खास कार्यक्रम जनता का मूड। आज हम इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए वो मेहमान मौजूद हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिनके एक छोटे से फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। हमारे साथ आज के मेहमान हैं नरेला वार्ड नंबर 1 से आम आदमी पार्षद व पूर्व डिप्टी चेयरमैन सविता नरेश खत्री जी। सविता जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले भाई साहब आपका बहुत बहुत नमस्कार, और एक्शन इंडिया की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जब भी क्षेत्र में कोई भी विकास की चर्चा हो, राजनीतिक चर्चा हो, तो सबसे आगे आपका चैनल बढ़ चढ़कर भाग लेता है। सविता जी, अगर आपके हम सीधा सवाल मैं आपसे करता हूं, आपके ही वार्ड की बात करता हूं। आपका जो वार्ड है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ माना जाता है, आप भी बीजेपी की टिकट से जीते हैं, लेकिन अब आप आम आदमी पार्टी में आए हैं, तो कितना फ़र्क यहाँ पे रहेगा? आपकी बात ठीक है कि हमारा वार्ड बीजेपी गढ़ माना जाता है, लेकिन मैं आपको 2 विधानसभा के चुनाव दिखा देती हूँ। हमारा वार्ड बीजेपी गढ़ का ही रहा है, और हमारा जो नेता रहा है लोकल नेता ही रहा है, और हमेशा दोनों चुनाव में अपने वार्ड से ही हारा है, क्योंकि जनता का वो काम के हिसाब से और लोगों के व्यवहार से वोट देते हैं, और मैं वोट मांग रही हूँ अपने काम के आधार पर। मैंने कितना काम आपने वार्ड में किया है? आपने तो मेरा काम करते हुए देखा हुआ, क्योंकि एक्शन इंडिया ने बहुत सी खबर मेरे कामों की भी लगाई है, और बहुत सी ऐसी खबरें जो नहीं लगाई होगी। आप आज दिल्ली का, हमारे नरेला वार्ड का एक भी ऐसा क्षेत्र बता दो जहां विकास का कार्य ना हो, चाहे वो ओपन जिम हो, हाई मार्क्स लाइट हो, ये रोड बनाने हो, पन्ना पपोसिया, पन्ना मामूरपुर, पन्ना उद्यान, ग्रीन वैली, ये अपने जितनी डीडी अपार्टमेंट्स हैं इनमें डेंस कारपेट का है। और एक और जो मैं काम गिनवाना चाहूँगी, 25 सालों में पहली बार जब से नरेला पोल क्लिनिक बना था, वो रोड मैंने अपने टाइम में बनाया। 25 सालों से पहले वो किसी ने नहीं बनाया था, और उस पर कम से कम आज हज़ारों व्यक्ति सुबह शाम घूमते हैं, और वो कहते हैं कि हम तो टूटे हुए रोड पे घूमते थे, और अब आपके रोड बनने के माध्यम से हम घूम रहे हैं। सबोली रोड को आप ले लीजिए, उसके बाद नई बस्ती नरेला अनाज मंडी के सामने है जो बिल्कुल, उसमें जब कभी हमारे पूर्व पार्षद ये प्रवीण गुप्ता जी हुआ करते, उनके टाइम पर वो काम हुआ था। अब उसके पास जाकर इतनी बुरी हालत थी, उसको भी मैंने पूरा नया काम अभी आरएमसी का रोड बनवाया। कोई भी मुझे लगता नहीं कि जितना काम मेरे विकास में हुआ, मेरे क्षेत्र में या मेरे वार्ड में हुआ है और मेरे कार्यकाल में हुआ है। मैं चैलेंज करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 272 के 72 वार्डों में आप एक RTI लगाइए, और सबसे ज़्यादा बजट और सबसे ज़्यादा अगर विकास कार्य में हुए हैं तो आप गर्व करोगे कि आपके नरेला वार्ड में हुए हैं। अगर दोबारा से आपको जनता चुनती है तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? देखो, आपका ने तो मेरा जब पहला चुनाव हुआ था, जब भी एक्शन इंडिया ने मेरा पूरा चुनाव बड़े अच्छे से कवर किया था, तो आपको पता है कि हम किस उतार चढ़ाव से चुनाव जीते थे। और नरेला की जनता का तो मैं दिल की गहराइयों से और हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि वो तो मैं सारी ज़िंदगी अगर इनके चरणों में पड़ी रहूँ तो भी नहीं उतार सकती। लेकिन मैंने उस काम को, जब जनता ने मुझ पर विश्वास दिखाया और मेरे को 5,000 वोटों से जिताया,
विपरीत स्थितियों में भी, विपरीत लहरों में भी। एक तरफ से पार्टी को ने हमें निकाल दिया, सिंबल लेने का तो क्योंकि सिंबल अलॉट हो चुके थे वो ले नहीं सकते थे, लेकिन उसके बाद भी नरेला के क्षेत्र की सारी जनता ने जो अपनी हमारे सहानुभूति लगा लो, या हम बड़े छोटे बच्चे थे वो हमारे बड़े थे, उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, उसको खड़ा करने के लिए हमने काम भी बहुत किया। मैंने बहुत काम किया है। जो लोगों ने मेरे पर कर्ज उतारा था उस कर्ज को मैं विकास के माध्यम से उतारना चाहती थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, नरेला गौतम कॉलोनी में मैंने खुद भू माफियाओं से छुटाकर एक पार्क बनवाया है, उसमें जिम भी है, लाइट भी है। मेरे ख्याल में दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी में पहला पार्क होगा एमसीडी का। और उस यहीं है आप रामदेव चौक पे 23 बीघे ज़मीन मैंने एमसीडी की 4 बाउंड्री वॉल करवाई है। उस पर भी अतिक्रमण बहुत ज़्यादा था लोगों का, कुछ असामाजिक तत्वों का। लेकिन हमारी सोच है कि हम नरेला के वासी हैं। आज आपने देखा होगा कि हर घर से कोई ना कोई, किसी का एक बेटा है, 2 बेटे हैं, कोई प्रीतमपुरा जा रहा है, कोई रोनी जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? हम रह रहे हैं दिल्ली में, तो हम चाहते हैं कि नरेला में मूलभूत सुविधाएं हों, और उस सुविधाओं के लिए हम विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखा जाए तो नरेला में जो मेन जो समस्याएं हैं, जाम है, अतिक्रमण है, उसको कैसे दूर करेंगे? देखो, जाम के लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं। मैंने ट्रैफिक सीपी को भी लेटर लिखा है और पीडब्ल्यूडी से लेटर लिखा है। आपने देखा होगा कि अब बीच में डिवाइडर लग गए हैं, लेकिन नरेला का जाम तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक वो वन वे नहीं होगा। उसके लिए हमने डीटीसी बसों को वन वे कर दिया है। अब जाम रहता है लेकिन लाइन में चलता है, और उसके लिए भी तब प्रयास करते रहेंगे। देखो, अब नए नए जब आबादी होती है, आबादी गणेश क्षेत्र है, नरेला मंडी है, यहाँ पे 25-30 गाँव का बाजार यहाँ पे है। अगर हमें सारी सुविधाएं चाहिए तो थोड़ा बहुत तो जाम लगेगा। लेकिन अतिक्रमण की जो बात कहूँ, जो अगर एक जाम का मुख्य कारण है कि यहाँ कोई मल्टी स्टोरी पार्किंग नहीं है। मेरा खुद बड़ा सपना था कि मेरे कार्यकाल में रहते हुए मैं एक यहाँ मल्टी स्टोरी पार्किंग बनवाऊँ और एक स्मार्ट मंडी, जिसका टाइटल हमेशा 15 साल से बीजेपी देती आती है। जब भी कोई बजट प्रस्ताव पास होता है कि हम ऐसी स्मार्ट मंडी बनाएंगे, वैसी स्मार्ट मंडी बनाएंगे, उस स्मार्ट मंडी को लेके मैंने एक पूरा मास्टर प्लान तैयार करके मैं कमिश्नर के पास गई थी। मेरी मीटिंग हुई कि भाई साहब मुझे ये बनानी है, जगह मैं दूंगी और फंड आपने देना। फंड भी उनको नहीं देना था, क्योंकि अपने जितने भी बहन भाई मंडी में सब्जी है, फ्रूट बाजार है, जो बैठते हैं बेचने के लिए, वही उनको ले लेते। वो फीस भरते नॉर्मली, फंड भी रिवेन्यू होता, और एक अच्छा मका आप एक कम से कम 15 साल में ये एक तो दिखा दो कि हमने एक स्मार्ट मंडी नरेले में बनाई है। तो कमिश्नर ने सीधा हाथ उठा दिया कि बहन जी मेरे पास 8 करोड़ रुपए नहीं है, और 8 करोड़ कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी किसी क्षेत्र के विकास के लिए। उन्होंने सीधा कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं नहीं कर सकता। तो मेरा तो नरेला की जनता से यही है, अगर पार्टी मुझे दोबारा से मौका देती है और नरेला की जनता मुझे एक बार फिर से आशीर्वाद देती है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि नरेला में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, यहाँ पार्किंग नहीं है, यहाँ अच्छी मार्केटिंग नहीं है और हम नरेला को छोड़ के जाएं। नई शराब आबकारी नीति की हम बात करें, लोग बहुत नाराज हैं, आपका क्या कहना है? मुझे तो लगता नहीं हमारे वार्ड में कोई नाराज़ है। आपने देखा होगा कहाँ कौन धरना प्रदर्शन करना है। धरना प्रदर्शन कौन कर रहा है? धरना प्रदर्शन एक पार्टी कर रही है, सिर्फ एक पार्टी, जिसका 15 साल से बीजेपी कर रही है और उनके ही नेता कर रहे हैं। जो एक सिस्टम चला हुआ था शराब माफियाओं का, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, बड़े बड़े नेता उसमें सम्मिलित थे। उन सब लोगों की वो काली कमाई खत्म हो गई है। मेरे वार्ड में भी हैं, मेरे वार्ड में तो आज तक किसी ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, और यहाँ पे बड़े नेता भी हैं, उन्होंने भी नहीं किया। अगर शराबकारी नीति इतनी गलत होती तो सेंटर बंद कर देना उसको, पूरे भारत को नशा मुक्ति फ्री कर दो। मोदी जी बैठे हुए हैं ऊपर, दिल्ली में आदेश गुप्ता जी चला रहे हैं कि शराबकारी नीति बंद करो बंद करो। अरे आपकी तो सरकार है केंद्र में, पूरे भारत में बैन लगवा दो ना। एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत है, लोग तमाम आरोप लगाते हैं, आप क्या कहते हैं? आप खुद एक पार्षद हैं। देखो, एमसीडी में भ्रष्टाचार आप अगर किसी व्यक्ति विशेष को लगाओ तो मैं नहीं मानती। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार तो अब आपको दिख रहा है कि एमसीडी की ज़मीन ने कितने सस्ते दामों पर बीजेपी बेचती जा रही। पहले क्यों नहीं बेची? आप पब्लिक को क्यों नहीं दे देते वही पैसा? अब ऐसा क्या हुआ कि एमसीडी जो है वो बेच रही है? अब ऐसा क्या है?
क्योंकि आप भाजपा को पता है कि 15 साल तक आपका कोई शासनकाल नहीं है, 15 साल आप बैठे रहे, अब जनता को समझ में आ गया है। और जनता को समझ में आने के कारण जो सोचते हैं कि जाते जाते, वो कहते हैं ना जब कोई जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले उसमें से निकल के चूहे भागते हैं, तो वो हाल इनका हो रहा है कि जाते जाते जो समेटा जाए उसको आप लेके जाओ। मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहूँगी बीजेपी के नेताओं से जिन्होंने इस कार्यकाल में 5 साल एमसीडी चलाई है, क्या 5 साल में उन्होंने, कोई आदेश गुप्ता खुद मेयर रहे हैं, कोई ऐसी नीति लेके आए? सबसे पहले इनका एजेंडा था कि हम एमसीडी को एक करेंगे, क्यों नहीं करी भाई एक? तुमने एजेंडे में कैसे बनवा दी? फिर इनका एक दूसरा एजेंडा था मैनिफेस्टो में कि हम सेंटर से पैसा लेके आएंगे, तो पैसा क्यों नहीं लेके आए? पैसा क्यों नहीं लेके आए? किसने मना किया है भाई पैसा लाओ? क्योंकि जनता है जो है, जनता को काम चाहिए, अपने क्षेत्र में विकास चाहिए। तो आपको लगता है कि अब की बार एमसीडी में केजरीवाल सरकार आएगी? बिल्कुल केजरीवाल सरकार ही आएगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम की नीतियों से दिल्ली में बहुत विकास हुआ है। स्कूल की शिक्षा नीति अच्छी हुई है, महिलाओं को बस फ्री दिलारे जाए हैं, फ्री में जाती हैं। उसके अलावा तीर्थ यात्रा योजना, जो बुजुर्ग कभी बेचारे कहीं गए नहीं, वो रामेश्वर तक घूम के आए हैं, उनसे जाके पूछो कि कितनी अच्छी योजना है और कितना सुविधा वाली है। लोगों के बिजली के बिल, मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि 7 सालों में कमर्शियल चार्ज नहीं बढ़ा है, लोगों की इलेक्ट्रॉनिक जो यूनिट आती है, एक यूनिट का एक पैसा नहीं बढ़ा है। तो ये तो सब जनता भी जानती है। और अब जनता ने पूरा मूड बना रखा है कि जिसने 15 साल में सुधार नहीं किया वो अगले 5 सालों में कैसे सुधार करेंगे। एक आखिरी और पर्सनल सवाल है आपसे। बीजेपी ने आपको टिकट दिया, बीजेपी से आप पार्षद चुने गए, डिप्टी मेयर बने, फिर ऐसी क्या मजबूरियां थी कि आपको आम आदमी पार्टी का दामन थामना पड़ा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बीजेपी ने मेरे को टिकट दिया, लेकिन वही बीजेपी थी जिसने मुझे चुनाव के 1 हफ्ते पहले अमित शाह ने ट्वीट करके कह दिया था कि नरेला वार्ड से हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। ये तो मैं नरेला की जनता का आभार जताना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे को जिताया। अगर यही खबर 10 दिन पहले होती, जो सिंबल देने से पहले चुनाव आयोग सिंबल दे देता था, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करती हूँ कि बीजेपी मेरा सिंबल भी ले लेती। वो तो सिंबल लेने की उनमें पावर ही नहीं थी, क्योंकि चुनाव आयोग अलर्ट कर चुके थे, वो ले ही नहीं सकते थे। नहीं तो ये कहने, इतने बड़े बड़े नेताओं का बयान आया कि हमारा नरेला में कोई बीजेपी कैंडिडेट ही नहीं है। जब कैंडिडेट ही नहीं है तो मैं उनकी कैंडिडेट कहाँ से हुई? मेरे को तो सिर्फ जिताया है मेरी नरेला की जनता ने और मेरे नरेला के क्षेत्रवासियों ने, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने फिर कोई सिंबल नहीं देखा, उनको तो ये था कि हमारे गांव की बहू है, हमारे बेटे की बहू है, किसी ने सोचा हमारी भाभी है। तो ये एक जो आ गया, चुनाव आ गया इज्जत बेइज्जती का, गांव की बेइज्जती का। और मेरे पूरे बुजुर्गों ने मेरा बहुत साथ दिया और मैं उनका दिल की गहराई से आपके चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अपनी नरेला की क्षेत्र की जनता का, वो तो दिल में, वो तो शान है जी, उन्होंने तो मेरे सर पर ताज रख दिया। अब वो मेरे को चाहे जूते भी मारेंगे तो मैं तब भी कूफ नहीं कह सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी आपका, आप आए और हमारे प्रोग्राम में, बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक्शन इंडिया को बधाई देना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में आप जनता के मूड में देखते रहे ऐसे, और भाई क्या क्या चल रहा है, क्योंकि मीडिया भी अपने आप में लोगों की पूछता है, जो बात हम तक नहीं आ नहीं सकती, वो मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है। और आपको भी आने वाले चुनाव की और एक्शन इंडिया ऐसे ही आगे से आगे तरक्की करता रहे। आपको भी भाई साहब ढेर सारा धन्यवाद।